25 तक डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं 26वां नंबर से, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन ये है, ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है। तो ज्योति फ्लक्स यानी इल्यूमिनेशन फ्लक्स को किससे मापा जाता है, मात्रक क्या है, तो उसका होता है ल्यूमेन, ठीक है। सही जवाब दिया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, ट्यूबलाइट में चोक का कार्य क्या है। ट्यूबलाइट में जो चोक यूज करते हैं, सीरीज में करते हैं, भाई क्यों करते हैं, स्टार्टर का भी उपयोग करते हैं, पर ये सवाल चोक के लिए है। तो चोक का कार्य क्या होता है, तो देखो चोक का कार्य क्या होता है। ट्यूबलाइट में जब जो गैसें भरी जाती है तो उसको आयोनाइज होने में या उसका इलेक्ट्रॉन्स विसर्जित होने में अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अधिक वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने देता है। जब वो पूरी तरह से ग्लो हो जाता है तब क्या करता है कि वोल्टेज का मान को भी कम करता है और उसके करंट को भी लिमिट करके रखता है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। अगला सवाल है, डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है। तो डायरेक्ट लाइटिंग यानी डायरेक्ट जो प्रकाश पड़ती है उसका जो प्रभावशाली वो मतलब जो प्रभाव उत्पन्न करता है वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात यह है कि डायरेक्ट लाइटिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइटिंग दिया हुआ है, तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव क्या चीज होती है कि वो तो एक तो जो चमक होती है वो अधिक होती है, डायरेक्ट लाइटिंग है भाई। और साथ में उसके साथ क्या होता है, और एक चीज होती है, एक इफेक्ट पड़ता है कि नीचे बहुत अधिक गहराई शेडो पड़ती है। जब आप खड़े हो जाओगे लाइटिंग तो अधिक पड़ेगी लेकिन देखना साइड में आपका क्या होगा, एक शेडो टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती है, आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो राइट आंसर किया है इन्होंने ए और बी दोनों, ठीक है। अगला सवाल है, थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज वोल्टेज कोण कितने डिग्री पर प्रतिस्थापित होता है। तो थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल फेज थ्री फेज बताया गया है। तो थ्री फेज में वाइंडिंग जो होती है वो तो होती है 120 डिग्री एंगल पे, और तीनों पर जो वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होता है वो भी कितने डिग्री पर बनेगा, 120 डिग्री एंगल पर ही बनेगा तीनों का। बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा निर्भर करता है। तो नियॉन साइन ट्यूब जो है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो निर्भर करता है ट्यूब के व्यास पर। ये जो नियॉन साइन ट्यूब है, मैंने बताया होगा कि ये 5 मीटर लंबी तक होती है, बेलनाकार कांच की जो क्या होती है, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर अलग अलग गैसें भरी जाती है। जिस प्रकार से हमें कलर चाहिए, नियॉन भरी जा सकती है, हीलियम, पारा, अलग अलग का कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग कलर डिस्चार्ज और निकलते हैं, हमें देखने को मिलता है। और इस ट्यूब को कोई भी स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे कोई कार्टून हो, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। प्रचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर इसको दे सकते हो। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, वो निर्भर करता है उसके व्यास पर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होती है। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, रुकावट इसका मतलब ये नहीं कि रोक के रखना है, ठीक है। इसका सवाल का अर्थ ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा लैंप है जो थोड़ा अधिक समय के बाद ग्लो करता है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। तो इसमें जो है दीपक कुमार ने मरकरी वेपर लैंप दिया है, लेकिन सोडियम अगर वेपर लैंप उसके पास साथ नहीं होता तो आप इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि देखो मरकरी वेपर लैंप है 3 से 5 मिनट लगाता है, ठीक है, पूरी तरह से ग्लो होने में। लेकिन सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो 10 से 12 मिनट, कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 12 से 15 मिनट भी लगता है, ठीक है। तो ऐसे हम एवरेज निकाल लेते हैं तो मैक्सिमम ये 12 मिनट ले सकता है, 10 से 12 मिनट ले सकता है। तो ये किससे अधिक हुआ, मरकरी वेपर लैंप से भी अधिक हुआ, इसको ग्लो होने में अधिक समय लगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप नहीं। अगर ये ऑप्शन इसको दे सकते थे। अब बात ये आती है कि भाई हर जगह सोडियम वेपर, क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, नियॉन साइन नलिका की प्रचालन वोल्टता निर्भर करती है नलिका के। तो सवाल क्या है कि नियॉन साइन ट्यूब जो होती है, ठीक है, उसमें जो वोल्टेज हम देते हैं, उसमें वो सप्लाई दी जाती है, वो किस पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है ट्यूब
की लंबाई पर, अभी कहा कि वो 5 मीटर लंबाई तक हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम। अब क्या है कि जैसे जैसे उसको लंबाई बढ़ती है, वोल्टेज जो होती है उसको अधिक लगती है, क्योंकि पर मीटर 1000 वोल्ट लगता है, ठीक है, पर मीटर 1000 वोल्ट उसको देना होता है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो वोल्टेज का भी मान जो क्या होगा, अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि जो प्रचालन यानी सब प्रचालन उसको चलाने के लिए, यूज करने के लिए, ग्लो करने के लिए जो वोल्टेज दी जाती है वो निर्भर करती है उसकी लंबाई पर। अभी अभी कहा कि उसको किसी भी स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं, तो बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, छोटा, ये तो उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से वोल्टेज भी देना होगा, ठीक है। सही जवाब दिया है। अगला सवाल, नियॉन साइन लैम्प का प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? देखो नियॉन साइन लैम्प, इसी की बात चल रही है, तो इसमें अलग अलग गैसें भरी जाती है, नियॉन भी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, मरकरी भरी जाती है, हीलियम, तो अलग अलग का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। इस हिसाब से क्या होता है कि जो इसमें गैस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही कलर जो है वो प्रकाशित करता है उस कलर का। तो ये डिपेंड करता है ट्यूब में कौन सी गैस भरी जा रही है। तो अगर जैसे मान लेते हैं नियॉन गैस भरा गया, तो नियॉन गैस भरेंगे तो लाल कलर का ग्लो करता है। अगर नियॉन और आर्गन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर डालेंगे तो नारंगी रेड कलर का देता है, ठीक है, नारंगी लाल कलर का। इसी तरह से अगर ट्यूब का कलर येलोइश है और उसमें अगर हमने हीलियम डाल रखा है तो क्या होगा, वो येलोइश दिखेगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, क्या गैस उसमें डाला जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से और भी कॉम्बिनेशन है। तो ये ट्यूब से प्रवाहित धारा पर, ये गलत आंसर है। सही आंसर हो जाएगा ट्यूब पर कौन सी गैस भर रहे हैं उस पर ये निर्भर करेगा वो क्या कलर प्रकाशित करेगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रतिदीप्ति दीपों में नवीनतम दीप कौन सा है? तो प्रतिदीप्ति दीपों यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो नवीनतम दीप अभी है वो है ग्लो दीप। देखो ये ग्लो दीप अब क्या है, तो ग्लो दीप टाइप का जो एक स्टार्टर टाइप का होता है, ठीक है। स्टार्टर में जैसे क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर क्या होता है, बायोमेटलिक दो धात्विय एक इलेक्ट्रोड टाइप में होती है। वो क्या होती है कि उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो उसमें क्या होता है कि जब सप्लाई जाती है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने लगता है। इस यानी उसमें जो हीलियम होती है वो डिस्चार्ज होने लगती है। जैसे ही वो ऐसा आयनाइजेशन होने लगता है तब क्या होता है, वो हीट उत्पन्न करने लगता है। हीट उत्पन्न करने पर क्या होता है, वो बायोमेट्रिक जो चिपक जाती है, फिर वो उस टाइप में वो उस समय ग्लो भी करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है, नवीनतम दीप है ग्लो दीप, उसी को कहते हैं। अगला सवाल है, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मात्रक होता है। देखो इंडक्टेंस का ही हिंदी है प्रेरकत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जानना जरूरी है। तो इंडक्टेंस का मात्रक है हेनरी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डर के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयोग किया जाता है? तो देखो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, डीप सोल्डर किया जाता है। डीप सोल्डर में जो सोल्डर होता है, ठीक है, उसको एकदम मेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें सोल्डरिंग करते हैं उसको मेल्ट करके उसमें डुबा दिया जाता है, डीप सोल्डरिंग की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं डीप सोल्डर। और प्रिंटेड यानी पीसीबी में ये डीप सोल्डर की विधि अपनाई जाती है, इस प्रकार की सोल्डरिंग विधि। बिल्कुल सही जवाब दिया है दीपक कुमार ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी एसी ट्यूब के परिपथ को चोक से संपर्क नहीं किया जाए तो क्या होगा? देखो ट्यूब के परिपथ को चोक से अगर नहीं संपर्क किया जाए, अगर चोक को उसमें नहीं जोड़ा जाए तो क्या होगा? सवाल का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चोक को अगर हम नहीं लगाएंगे तो चोक का काम क्या होता है? चोक का काम होता है कि करंट को सीमित रखना। स्टार्टिंग में वोल्टेज तो दिया देता है लेकिन बाद में उसको क्या करता है, कम करना। तो अगर जलने के बाद क्या होगा कि स्टार्टिंग का जो वोल्टेज होगा वो तो ग्लो होगी, उसके बाद क्या होगा कि करंट का लिमिट नहीं होने की वजह से क्या होगा कि वो जल जाएगा। तो जल जाएगा मतलब क्या हो गया, वो फ्यूज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए चोक का यूज करना अनिवार्य है, चोक के बिना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्यूज हो जाएगा। अगर इसी ट्यूब के सर्किट में चोक को संपर्क नहीं करेंगे ट्यूब के साथ तो वो फ्यूज हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी एसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा में 90 डिग्री फेज का अंतर हो तो शक्ति क्या होगी? शक्ति की बात आ रही है तो भाई देखो पावर आप लोग निकालते कैसे हो एसी की,
तो P बराबर VI cos क्या है, cos जो हमारा पावर फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे डीसी की बात कर ले तो डीसी में तो क्या सिंपली हम शक्ति निकालते हैं, P इज इक्वल्स टू VI, वोल्टेज करंट को मल्टीपल करके। लेकिन एसी की बात आती है तो हम निकालते क्या, VI cos थीटा, ठीक है, cos फाई। तो उसमें cos 90 डिग्री हम देंगे क्योंकि अंतर है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 डिग्री 0, VI कितना भी माना है तो 0 मल्टीपल किसी के साथ भी कितना भी करेंगे तो शून्य ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी शून्य, अधिकतम नहीं होगा, ठीक है। दीपक जरा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या, सॉरी नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी कार्यरत प्रतिदीप्ति नलिका यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो वह क्या होगा। देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसमें अगर स्टार्टर हमने लगा दिया और उसके बाद उसको चला दिया, प्रकाशित ग्लो होने के बाद स्टार्टर को निकाल भी देंगे तो उसको क्योंकि चोक लगा हुआ वो लिमिट करके रखा, वो कंटिन्यू जलती रहेगी, ठीक है। लेकिन विदाउट स्टार्टर वो नहीं होगा, कब, जब उसको हम फिर से डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर से अगर हमको फिर से जलाना होगा तो फिर से हमको स्टार्टर लगाना होगा। लेकिन जलने के बाद स्टार्टर को निकाल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कंटिन्यू जलती रहेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, यदि ट्यूब के जलने के बाद परिपथ से स्टार्टर को निकाल लिया जाए तो क्या होगा। सेम वही सवाल है, ठीक है। स्टार्टर को जलने के बाद अगर निकाल रहे हैं तो कंटिन्यू जलेगा, लेकिन फिर उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया, मतलब ट्यूब जलना बंद कर दिया, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे विदाउट स्टार्टर के तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जलाने के लिए हमको फिर से स्टार्टर को लगाना पड़ेगा। सही जवाब है। अगला सवाल है, रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया 1.11। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू कितना होता है 0.707 Imax या Vmax, और एवरेज वैल्यू क्या होता है 0.637। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर, सॉरी डिवाइड कर देंगे दोनों का, क्योंकि दोनों का रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। तो आंसर जो है बिल्कुल सही दिया है। देखो फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर दोनों का अनुपात जो होता है किस किस का होता है ये भी याद रखना है, और वैल्यू जो है वो भी याद रखना है। तो जो हमारी पिक फैक्टर होती है वो पिक फैक्टर होता है हमारा शिखर मान अपॉन प्रभावी मान। प्रभावी यानी RMS वैल्यू को कहते हैं, यानी मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम जो शिखर मान होता है अपॉन RMS वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना होता है √2 यानी 1.414। तो ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रिएक्टिव पावर का एक सही मात्रक है। रिएक्टिव पावर का जो सही मात्रक होता है, पावर ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा है, पावर ट्राइंगल में KVR जो होती है रिएक्टिव पावर का मात्रक होता है। ये इन्होंने KW दे दिया है, तो ये नहीं होता, ये वास्तविक जो रियल पावर होती है उसका होता है, ठीक है। रिएक्टिव का होता है KVAR। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है, ठीक है। एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट पावर, तो ये होता है रियल का, KVAR होता है रिएक्टिव पावर का। नेक्स्ट है, ल्यूमेन प्रति वॉट किसकी इकाई। तो ल्यूमेन प्रति वॉट होती है ज्योति दक्षता की, यानी जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है उसकी इकाई ये होती है, ठीक है। उसकी इकाई ल्यूमेन प्रति वॉट। देखो ये कैसे हुआ कि देखो इसकी इफिशियंसी क्या होती है, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी क्या होता है। देखो हम कोई बल्ब है उसको ग्लो करवाएंगे तो हम कुछ ना कुछ पावर देंगे, तो पावर हम किस में देते हैं, वाटेज में देते हैं, वाट में देते हैं, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, ल्यूमेन में मिलता है। प्रकाश जो देती है, ठीक है, फ्लक्स जो देता है उसकी मात्रक ल्यूमेन होती है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की मात्रक ल्यूमेन है। तो ये कैसे हुआ, तो इफिशियंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें किस में मिल रहा है, ल्यूमेन में, और इनपुट हम किस में दे रहे हैं, वाट में। तो आउटपुट अपॉन इनपुट यानी ल्यूमेन पर वाट। तो ये किसकी इकाई है, इफिशियंसी की, ज्योति दक्षता की। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, वह आवृत्ति जिस पर XL बराबर XC होता है क्या कहलाते हैं। तो XL बराबर XC होती है रेजोनेंस के केस पे, ठीक है। जहाँ RLC सर्किट जो होती है, जहाँ पे RLC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों चीजें होती है, ठीक है। वहां पे अगर XL
जो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर उन दोनों का मान बराबर हो जाए तो हमारा इम्पिडेंस क्या होगा, Z बराबर R हो जाएगा। तो Z बराबर R ही होता है हमारा रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। और रेजोनेंस के केस में वो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कह लेती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध इंडक्टिव की शक्ति खपत क्या होती है। अगेन वही सवाल है, शुद्ध इंडक्टिव की खपत क्या होती है, यानी प्योर जो इंडक्टिव होती है इंडक्टर की, उसकी खपत क्या होती है। तो देखो, प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होती है वो ऐसा कुछ होता नहीं, ये काल्पनिक है, लेकिन हमने पढ़ा है, ठीक है, आपने भी पढ़ा है। तो इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता है कि प्योर इंडक्टिव में वहाँ रेजिस्टेंस का मान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जबकि होता है, क्योंकि भाई कोई भी इंडक्टिव है तो हाँ इंडक्टर है, जब उसमें कुछ ना कुछ वायर यूज होगा तो वायर में क्या हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का मान आएगा। लेकिन ये तो काल्पनिक है, मान के चलना है। तो शुद्ध इंडक्टिव में आर का मान तो 0 है, 0 होने की वजह से हम अगर पावर निकालेंगे यानी कॉस फाई निकालेंगे तो आर अपॉन जेड, तो आर का वैल्यू जब 0 है तो पावर फैक्टर भी 0, पावर फैक्टर 0, तो हम अगर उसको पावर निकालेंगे तो पावर भी 0 ही हो जाएगा। तो ये इन्होंने जो इकाई से कम दे रखा है वो गलत आंसर है, ये आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध परिपथ यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। ये सवाल और एक बार रिपीटेड किया था, इसका सही आंसर होता है 1, क्योंकि ये दोनों इन फेज होती है, जो प्रत्यावर्ती राशि होती है यानी वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होती है, जिस वजह से दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होती है। और ये क्या होता है, इसका पावर फैक्टर जो होता है हमेशा 1 होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर बताए। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर करते हैं, लाइक जोड़ में सोल्डरिंग करना, ये सारी सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंतर्गत आती है, तो इसको इलेक्ट्रिशियन सोल्डर कहते हैं, ठीक है। सही जवाब दिया है। अगला सवाल है, सोडियम लैंप का ज्वलन वोल्टेज कितना होता है, यानी इग्निशन वोल्टेज जो होता है वो 400 से 600 वोल्ट होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सोडियम लैंप का, ठीक है। अगला सवाल है, सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सोडियम वेपर लैंप जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो होती है येलोइश, ठीक है, येलो प्रकाश देती है, ठीक है। ये अक्सर आप लोग रोड में देखते होंगे, जहाँ पे प्रकाश, जहाँ पे व्यवस्था की जाती है सोडियम वेपर लैंप, और इसको ग्लो पूरी तरह से ग्लो करने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, 50वां नंबर का सवाल है, हास्य कारक निर्भर करता है। हास्य कारक यानी डिप्रेशिएशन फैक्टर। डिप्रेशिएशन फैक्टर क्या है, देखो, क्योंकि ये आंसर देखो आखिरी जो सवाल है दीपक कुमार ने गलत कर रखा है, कोई मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। डिप्रेशिएशन फैक्टर क्या होता है, देखो कोई भी आप लैंप लगा रहे हो, कोई भी लाइट जो है स्रोत जो आप घर पे लगा रखे हो, ठीक है, वो ग्लो कर रही है, नए नए में तो लगेगा बहुत सुंदर ग्लो कर रहा है, ठीक है, वो ग्लो करते करते कभी ना कभी तो खत्म होता है, लेकिन जब ग्लो करती है तो देखना धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन के बाद, लगभग 10 या 15 या फिर अधिक दिनों के बाद क्या होता है, उसके आसपास कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल वगैरह जम जाती है, और दीवार पे ही हम लगाते हैं कोई बल्ब होल्डर लगा के, तो उस दीवार के आसपास भी कुछ ना कुछ धूल वगैरह जम जाती है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो हमें प्रकाश देता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो उसमें कुछ कमी नजर आती है, क्योंकि वो धूल की वजह से पूरा का पूरा आउटपुट हमें नहीं मिलता है। तो ये होती है डिप्रेशिएशन फैक्टर यानी हास्य कारक। तो ये हास्य कारक किन किन चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है, किन किन चीजों पे निर्भर करता है। भाई वो तो प्रकाश उतना उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसके चारों आसपास क्या होता है, गंदगी बैठ गई है, धूल वगैरह जम गई है, तो उतना प्रकाश पहले थोड़ा ना थोड़ा कम तो आएगा ही, कुछ ना कुछ कमी होगी। यही होती है डिप्रेशिएशन फैक्टर। ये निर्भर करता है लैंप के जीवन काल पर। वो जो हमारा लैंप यूज करेंगे हम, ठीक है, कोई भी लैंप यूज करते हैं, उसका आयु कितना, इस पर भी निर्भर करता है। देखो स्टार्टिंग में तो अधिक ग्लो करेगा, लेकिन आखिरी जब उसका टाइम होता है एफिशिएंसी कुछ ना कुछ, तो जो कोई भी लैंप हम यूज करें तो आखिरी टाइम में क्या होगा, वो धीरे धीरे एफिशिएंसी कमने लगती है, प्रकाश भी कम देता रहता है,
ठीक है ना, जैसा आदमी बूढ़ा होता है धीरे धीरे तो हर चीज की कमी होने लगती है, उसी तरह से उसमें क्या भी होता है कि प्रकाश में भी थोड़ा कमी आती है, तो इस पर निर्भर करता है। अगला क्या है कि देखो साफ सफाई पे भी जैसे कहा कि धूल वगैरह जम जाती है, तो अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो प्रकाश क्या होगा, थोड़ा अंतर आएगा, पहले जितना देता था बाद में थोड़ा हमें कम लगेगा, हालांकि वो दे ही उतना ही रहा है कुछ टाइम तक। तो इस पे भी निर्भर करेगा उसकी साफ सफाई पर। नेक्स्ट क्या है कि वो जो भी लैंप लगाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ हम कार्य करेंगे, भाई जहाँ पे कार्य हमको नहीं होता है, स्टोर रूम वगैरह रखा होता है, जब काम होता है तभी लाइट जलाते हैं, अदरवाइज तो नहीं जलाते, ऐसे बंद रहता है। तो जहाँ पे कार्य हो रहा है वहां पे क्या कार्य हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, तो इसीलिए उसका राइट आंसर सभी ऑप्शन जो दिया होगा, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन में, मैंने ही सेट किया था, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा इन सभी कारकों पर। तो क्या क्या कारक हुआ, उसके जीवन काल पे, लैंप की साफ सफाई पे, जहाँ पे वो वर्कशॉप, जहाँ पे कार्यस्थल, वहां पे जो काम हो रहा है उस पर भी वो निर्भर करेगा। इन सभी कारकों पर डिप्रेशिएशन फैक्टर काम निर्भर करता है। ये लैंप की उम्र पर भी काम करता है, मतलब निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर दीपक कुमार ने गलत कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास। इसके बाद आप लोग बताइए कि कहीं किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग तैयारी करते रहिए। लगभग ये तो 27वां नंबर का टेस्ट सीरीज है, 26 हो चुके हैं। वैसे ही तैयारी करते रहे और आसानी सवाल आएगा, आसान इजी जो भी है, तो मिक्सचर आएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए और जोर शोर से तैयारी कीजिए कि ताकि अच्छा मार्क्स आए, ठीक है।